हम देखने वाले हैं सेल और उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ ऊपर ओवरव्यू देखते हैं सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल जो होता है आप सभी को पता होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी होता है, मतलब कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे शरीर की। और सेल जो होती है उनका एक बोले तो उनका एक शेप नहीं होता है, उनका अलग अलग शेप होता है, मतलब कि जैसे कि अपने ह्यूमंस में अलग होता है और तुम्हारे प्लांट्स में अलग शेप होता है। ऐसे अलग अलग शेप के होते हैं और ह्यूमंस में भी कई प्रकार के, मतलब कि अलग अलग शेप के, मतलब कि जैसे कंडीशन में, जैसे अलग अलग, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, किसी भी अलग ऑर्गन का सेल हो गया और भी दूसरे ऑर्गन्स का सेल हो गया, ये अलग अलग ऑर्गन से सेल अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था अपने सेल का। और इसे मतलब स्लाइड ऑफ क्रॉक में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सेल का। ओके, तो अब आगे देखेंगे हम। और इसमें बताते हैं कि सेल जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें यूनिसेलुलर मतलब सम ऑर्गेनिज्म कॉन्सिस्ट, मतलब कि कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल हो गए, जैसे बैक्टीरिया अपना हो गया, और तुम्हारा जैसे अपना बैक्टीरिया हो गया, और बोले तो वायरस हो गया, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे तुम्हारा अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर होता है अमीबा। ये इसमें एक ही सेल होता है, बाकी उसके अंदर ऑर्गेनल्स होता है, ये मल्टीसेलुलर नहीं होता है। और इसका डायमीटर, सेल का डायमीटर लगभग 2 माइक्रोमीटर से 120 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर मतलब कि 10 टू द पावर, एक मिनट, माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर में यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा लेना, 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। यह यूनिट आपको पता होगा। इतना मतलब कि स्मॉल होता है एक सेल। आगे हम देखते हैं सेल, ये अपना एक बोले तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ये एनिमल सेल का पूरा टोटल स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इसके अंदर जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है, ये सारे ऑर्गेनल्स, ये सबसे बड़ा मतलब कि जो सेल का जो सेंटर होता है ना, जैसे केंद्रक बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं हिंदी में, ये मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करता है। टोटल सेल का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो इसके न्यूक्लियस में होता है। ये इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें होता है। इसमें न्यूक्लियस में 2-3 मटेरियल्स होते हैं, जैसे तुम्हारा हिंदी में बोले तो केंद्रिका हो गया, और इसमें केंद्रक द्रव्य हो गया, इसे न्यूक्लियस फ्लूइड बोलते हैं या न्यूक्लियर प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें केंद्रिका हो गया, और इसमें डीएनए पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डीएनए होता है, क्रोमोसोम, जो कि मतलब कि क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरे से क्रोमेटिन थ्रेड, ये मतलब क्रोमेटिन थ्रेड धागे के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये पूरा टोटल मिला के क्रोमोसोम बनाता है। आपको पता होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये टोटल मिलकर मतलब क्रोमेटिन थ्रेड होता है, मतलब छोटा होता है। इसके आगे कभी लेक्चर में देखेंगे, अगर आपको नीड होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे लेक्चर में देखेंगे। तो और देखते हैं और सारे ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहले देखें माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये पावर हाउस होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखो 1 2 3 4 अलग अलग जगह दिया हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कि सेल जो है काम करेगा तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी की, तो वही एनर्जी प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें फंक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस फंक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, वो अलग लेक्चर में आपको हम बता देंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत बड़ा मतलब पाथवे के रूप में होता है। वैसे एक मतलब इसमें जो होता है ना, ग्लूकोज टूट के पायरुवेट में बनता है। जो इस ग्लूकोज होता है ना, वो ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट में बदलता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तब इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इस सब क्रिया में। और इसमें एक नॉर्मल, जैसे मतलब कि हम जैसे कि कोई भी फूड मटेरियल हम लेते हैं, उसमें मतलब मान लो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब दैट इज ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा H2O मतलब जल प्लस अपना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करता है। तो इसी के दौरान, और इसमें सबसे मतलब कि मेन जो साइकिल होता है ना, ये क्रेब साइकिल होता है।
क्रेब्स इसमें मेन क्रेब साइकिल होता है, जिसमें एक ग्लूकोज से 36 मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मतलब जो भी एनर्जी ये इसमें देता है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो एटीपी का फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें एक एडिनोसिन ग्रुप होता है और 3 गो फास्फेट ग्रुप होता है। मतलब ये एक एडेनिन ग्रुप और 3 गो फास्फेट ग्रुप। जब ये मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल होता है, 3 गो मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, समझ गए ना। तीन मॉलिक्यूल होता है ये, तो मतलब जैसे कि एक मॉलिक्यूल मतलब एक कोई काम कर रहा है तो इसमें एक मॉलिक्यूल, तो इसमें जो होता है ना एटीपी में मतलब कि 3 मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ट्राई लगा है। जब इसमें मतलब कोई काम करता है तो एक एटीपी अगर उसमें यूज हो जाता है ना तो ये डाई हो जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर उसके बाद एक और काम में यूज हो गया, एक और माइनस एक और इसमें लग गया, कहीं काम में यूज कर लिया तो उसमें एक और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा AMP। यही होता है AMP। पहले AMP आता है तब एक और बढ़ेगा तो ADP आएगा, तब ATP आएगा, और मतलब कम होगा तो ऐसा वैसा होगा। ATP से ADP बनेगा तो AMP बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें मोनो मतलब क्यों, एक ही फास्फेट, जो फास्फेट ग्रुप है ना एक ही मॉलिक्यूल होगा फास्फेट का। तो इसका हम अलग लेक्चर अगर बना देंगे, आपको जरूरत होगी तो, अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है। अब अगले ऑर्गेनिज्म बोले तो इसके जो भी इसमें ऑर्गेनेल्स है ना, ऑर्गेन बोल रहे हैं गलत हो गया, इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स है ना, गाल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसका जानते हो काम क्या होता है, इसमें जो भी मटेरियल आता है ना उसका पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग करता है। उसके बाद मतलब शेल को बनाए रखता है। चलो ठीक है, इसके बारे में अलग बहुत बड़े लेक्चर वगैरह समझाना बैठे ना तो 10 घंटा नहीं, मतलब 1 घंटा का तो ऊपर ही लेक्चर बन जाएगा। लेकिन ऊपर मतलब बताते हैं मतलब होता क्या है। चलो ठीक है। तो हम इसमें अब देखेंगे राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन आप जानते ही हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, PROTEIN। जो गलती होगा देख लेना, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटीन देखो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सबसे बड़ा इसका रोल होता है हमारे सेल में, मतलब रोल तो होता है, मतलब ये संख्या में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और इसका मतलब मेन काम है प्रोटीन बनाना। तो आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा इसका योगदान है हमारे मतलब बॉडी के लिए। और मतलब इसका प्रोटीन सिंथेसिस का बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें बताएंगे। जैसे कि RNA क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है। अरे चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल। जैसे मान लें RNA होता है, RNA, ये 3 टाइप का RNA होता है। ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसलिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको अलग हम बताएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस लेक्चर जब हम बनाएंगे ना तो हम आपको अलग बनाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस का लेक्चर अलग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस के थ्रू मतलब क्या क्या इसमें स्टेजेज आती है, तो ये प्रोटीन बनता है, कैसे बनता है प्रोटीन। जैसे कि मतलब इसे बोलते हैं ना, प्रोटीन होता है ना, ये चैन होता है किसका, एमिनो एसिड का। एमिनो जो होता है ना, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। बोले तो सॉरी, ये गलती हो गई, ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब मोनोमर, पॉलीमर समझ रहे हैं, उसका अलग लेक्चर में कोई बता देंगे। मतलब अभी बताया था थोड़ा। मतलब मोनोमर मतलब कोई मतलब मॉलिक्यूल है, तो मान लो एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है तो एक हो गया तो ये मोनोमर है। और ऐसे ये हो गया ना, ये कई सारे जुड़ते जाएंगे, ये कई सारे से जुड़ के चेन बना लेंगे, दैट इज मोनोमर। समझ गए, ये मोनोमर हो गया, ऐसे हो गया। हम अब देखें अगले, ये वॉक्यूल्स मतलब कि इसमें देखो वॉक्यूल्स होता है ना, एनिमल सेल में ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है ना उसमें वॉक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े पाएंगे। देखना एनिमल सेल में, मान लो कि ये एनिमल सेल अपना, ये ऐसे मान लो ऐसे होता है ना एनिमल सेल, उसमें मतलब शेल वाल पाया जाता है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। देखो ये अपना एनिमल सेल, अंदर वो वॉक्यूल पाएंगे बहुत बड़ा बड़ा, कितना अंदर होता है, समझ गए। साइडो में ऑर्गेनल्स जो भी होगा ना, ऑर्गेनल्स हुआ ये साइड में होता है, तो ऐसा होता है। कोई और कलर ले लें इसमें, मतलब भूल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखेंगे। अब इसका मेन काम जो होता है ना, ये मेन काम ये मतलब बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी से ये हम देखो इतना बताते हैं कि केंद्रक इसका जो होता है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है केंद्रक का। केंद्रक का कहता है पूरा सेल को कंट्रोल करता है। और इस केंद्रक मतलब सबसे मतलब बॉडी का कंट्रोल तो ब्रेन करता है ना, उसको कंट्रोल तो ब्रेन करता है, लेकिन एक सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है दैट इज मतलब कि न्यूक्लियस होता है। समझ गया ना, ये होता है। और जो भी आगे, और जैसे कि अपना ये हो गया, ये क्या
अरे यार ये सेंट्रियोल कैसे बोल सकते हैं? सेंट्रियोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रियोल जानते हो इसके रोल क्या होता है? सेंट्रियोल का रोल होता है ये सेल डिवीजन समय सेंट्रियोल का काम होता है। सेंट्रियोल का करता है ये जो होता है न्यूक्लियस, यहाँ मतलब ये जैसे यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या करता है सेंट्रियोल डिवाइड होता है। सेंट्रियोल यहाँ पे क्या रहता है, एक ही सेंट्रियोल यहाँ पर रहता है और यहाँ तो क्या करता है ये फाइबर्स के रूप में स्पिंडल फाइबर बनाता है और स्पिंडल फाइबर का अंत क्या करता है ये इसमें जो ये जो इसमें होता है ना क्रोमोसोम को यहाँ पर लाकर बाइंड कर देता है। उसके बाद सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल होता है। उसको जब सेल डिवीजन आपको लेक्चर में पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे सेल डिवीजन लेक्चर में हम बताएंगे सेंट्रियोल का कितना बड़ा रोल होता है अपने सेल डिवीजन में, समझ गए। और सेल मेम्ब्रेन, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो मतलब ये मेन इसका काम होता है सेल को शेप प्रोवाइड करना और जो भी बाहर से कोई भी मटेरियल आ रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना सेल का अंदर सेल का अंदर, मतलब ये करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है और एक शेप भी देता है। और ये बना होता है ना, ये बना होता है ये कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है और बहुत सारे मटेरियल का बना होता है। तो अभी लेक्चर रहना था इतना, लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको किसी भी लेक्चर का नीड हो, अगर आपको किसी भी लेक्चर का नीड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द। तो दोस्तों अभी हम रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।